बाबा साहब ने जैसे कहा कि हमें एक इंडिपेंडेंट थर्ड फ्रंट करके काम करना चाहिए कि हम बस वोट देने वाली जनता नहीं बट शासन करने वाली जनता बननी चाहिए। रिजर्वेशन के बाद पिछले 2-3 दशकों में और हमारे ही बच्चे बस प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स में अगर हम देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक भी एससी, एसटी और ओबीसी का स्टूडेंट इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स में नहीं पढ़ता है। हर रोज 25 स्कूलें बंद पड़ रही है। हर रोज हमारा एक बच्चा, हजारों बच्चे शिक्षा के प्रवाह से बाहर फेंके जा रहे हैं। क्या एक हॉस्टल, 10 स्कॉलरशिप, 100 विदेशी स्टूडेंट्स या फिर 100 हायर एजुकेशन की डिग्री पूरे समाज के मुक्ति का मार्ग बन सकती है? मूवमेंट के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू हमने अपने नेता हमको हमारे नेता मिले, मान्यवर कांशीराम मिले पोस्ट इंडिपेंडेंस, बहन जी मायावती मिली और बहुत सारे सेकंड लाइन लीडरशिप पोस्ट अंबेडकर हमको मूवमेंट ने दिए हैं। हमको हमारा इंडिपेंडेंट अप्रोच, एक मूवमेंट का अप्रोच रख के काम करने में आसानी हो, इसलिए ये एक सामाजिक आंदोलन है जिसे हम शिक्षा समता आंदोलन कहते हैं। सामाजिक आंदोलन या फिर धम्म का वो चक्का है वो जो हर गांव में, हर झोपड़ी में, हर झुग्गी में पहुंचना चाहिए। भाषण की शुरुआत से पहले मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूँगा। ये आंकड़े आपको पता हो सकते हैं, बहुतों ने इनको पढ़ा भी होगा, बट मैं ये आंकड़े वापस से दोहराना चाहता हूँ ताकि जब तक हमें हमारी हाल की जो वास्तविकता है, जो दशा है, उसका जब तक आप अनुमान नहीं लेते तब तक आप अपनी दिशा सुनिश्चित नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे तो ये 2011 के आंकड़े हैं। आज 2026 से 15-16 साल में ये आंकड़े और भी भयंकर और भयावह रूप ले चुके हैं। ऑलमोस्ट 40% एससी पॉपुलेशन जो है, जिसे अभी हाल ही में अम्बेडकराइट कहा गया, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 70% जो इनकम है इस देश की वो अपर कास्ट के बस्ते में है। हमारी लैंड होल्डिंग बस, पूरे समाज की लैंड होल्डिंग बस 7.5% है। क्राइम और वायलेंस में हमारा आंकड़ा सबसे ज़्यादा है, क्राइम करने में भी और रिसेप्शन में भी, क्योंकि बहुत सारे जेल इनमेट्स है, तो अगर उनका एक कास्ट बेस एनालिसिस किया जाए तो वो एससी, एसटी और बाकी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ और आदिवासी समाज से आते हैं। 70% विद्यार्थी जो हमारे हैं, एससी कैटेगरी के जो विद्यार्थी है, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सबसे ज़्यादा संख्या ये शेड्यूल कास्ट समाज की है। बाद में उसके बाद एसटी समाज आता है और बाद में तीसरा आंकड़ा आता है ओबीसी समाज का। 70% लोग अगर एससी समाज के पढ़ रहे हैं तो और एक आंकड़ा जिसकी ओर मैं आपका ध्यान बटाना चाहूँगा कि 96,000 मतलब लगभग 1 लाख सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं। ये इस साल का आंकड़ा है। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं तो हर दिन 25 स्कूल बंद होते हैं। तो संक्षिप्त में अगर बताया जाए तो हमारे समाज का हाल कुछ गरीबी से गरीब, भूमिहीनता, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय से हमारा समाज जूझता है। आज़ादी के बाद बाबा साहब ने जैसे कहा कि हमें एक इंडिपेंडेंट थर्ड फ्रंट करके काम करना चाहिए कि हम बस वोट देने वाली जनता नहीं बट शासन करने वाली जनता बननी चाहिए। और इसी लाइंस पे हमने देखा कि हमारा जो एक पॉलिटिकल अप्रोच और मेथोडोलॉजी था वो बीएसपी, आरपीआई इनको लेके तो रहा, बट इनके कार्य में, इनके पॉलिटिक्स में बहुत सारे लिमिटेशंस आती रही। आज अगर आप देखते हैं पूरे देश में, तो हमारा कोई भी एक प्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है सत्ता में। हमारा समाज, एससी समाज जो है वो एक पॉलिटिकल ऑर्फन बन गया है, पॉलिटिकली राजनीतिक अनाथ बन गया है, पॉलिटिकली ऑर्फन बन गया है। तो इस परिस्थिति में हम लोग कैसे संगठित हो, कैसे संघर्ष करें और कैसे अपना जो होने वाला जो आने वाला जो संघर्ष रहेगा, जो अपना विजन है, हम लोग उसको कैसे मटेरियलाइज करें। क्योंकि हम लोग जैसे देखते हैं कि जितने
कठिन हमारे पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल चैलेंजेस है, राजनीतिक और सामाजिक चैलेंजेस है, उतना ही अपना जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो उतना ही फ्रजाइल है, वो उतना ही क्या कह सकते हैं हम लोग, ठिसूल है मराठी में जिसको हम कहते हैं। तो क्योंकि आज हम जब देखते हैं कि जब सरकारी स्कूलें ऐसी अ, भयंकर स्पीड से जब बंद हो रही है एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, वो जब शट डाउन हो रही है, तो प्राइवेटाइजेशन से नई नई प्राइवेट स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, ये अभी शेप लेने लगी है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स का जो एक्सेस है वो खो रहे हैं हमारे बच्चे, और एक एजुकेशन का जो स्ट्रीम है, जो प्रवाह है, उसमें से हम लोग ड्रॉप आउट हुए होते हुए नजर आते हैं। और इनमें से प्राइवेट स्कूल में जो 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 जा पा रहे हैं, एक विशिष्ट क्लास के लोग जा पा रहे हैं, हम में से ही एक विशिष्ट एक मिडिल क्लास वर्ग तैयार हो गया रिजर्वेशन के बाद पिछले 2-3 दशकों में, और हमारे ही बच्चे बस प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स में अगर हम देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक भी एससी, एसटी और ओबीसी का स्टूडेंट इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स में नहीं पढ़ता है। जितने भी हम माइनर और पेटी सक्सेस जो सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा कोई एक बच्चा आईआईटी चला गया, कोई एक बच्चा कलेक्टर बन गया, या फिर कोई एक बच्चा आईएफएस बन गया, कोई एक बच्चा विदेशी स्कूल में जाके विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो हमें गौर करने की बात है, क्या ये इंडिविजुअल सक्सेस समाज की अ, सामूहिक मुक्ति का मार्ग बन सकता है क्या? क्योंकि यही मिडिल क्लास समाज में संगठित होके जो कुछ भी एक एक सुपरफिशियल लेवल पे जितना काम कर पाता है वो कर रहा है। जैसे कि डोनेशन हो, सेवा देना हो, किसी एक बच्चे को स्कॉलरशिप दे दी, किसी कोई एक हॉस्टल खोल दिया। बट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब इतनी भयंकर शिक्षा की परिस्थिति है कि जब हम प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं, हर रोज 25 स्कूलें बंद पड़ रही है, हर रोज हमारा एक बच्चा, हजारों बच्चे शिक्षा के प्रवाह से बाहर फेंके जा रहे हैं, क्या एक हॉस्टल, 10 स्कॉलरशिप, 100 विदेशी स्टूडेंट्स, या फिर 100 हायर एजुकेशन की डिग्री पूरे समाज के मुक्ति का मार्ग बन सकती है? ये सवाल हमने अपने आप से पूछना चाहिए। क्योंकि मूवमेंट मूवमेंट चलाना, क्योंकि आप अगर अपना इतिहास देखोगे, या फिर पूरे विश्व में किसी भी दबे कुचले समुदाय का अगर आप इतिहास देखोगे, तब जब तक सामाजिक और राजकीय आंदोलन या संघर्ष नहीं हुआ है, तब तक उस समुदाय को अपने हक नहीं मिले हैं। और हमारा दलितों का, वंचितों का, बहुजनों का कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है। तो इस मूवमेंट के इतिहास में हम लोग क्या हॉस्टल बनाना, स्कॉलरशिप देना, और क्या रेसिडेंशियल कैंपसेस बनाना, क्या यही अपनी मूवमेंट रह गई है? तो ये हमने इस पे चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि मूवमेंट जो है, जो स्कॉलरशिप है, वो बेनिफिशियरी क्रिएट करता है। वो एक बच्चे को हम लोग मदद दे सकते हैं, उसको अच्छी कपड़े दे सकते हैं, उसको यूएस भेज सकते हैं, बट एक लीडर हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते। मूवमेंट मूवमेंट के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू हमने अपने नेता, हमको हमारे नेता मिले, मान्यवर कांशीराम मिले पोस्ट इंडिपेंडेंस, बहन जी मायावती मिली, और बहुत सारे सेकंड लाइन लीडरशिप पोस्ट अंबेडकर हमको मूवमेंट ने दिए हैं। तो हम लोगों ने उस तरीके से, उस दिशा में हमने सोचना चाहिए। क्योंकि सेवा और दान से दुख तो, किसी का दुख तो हम लोग निर्वाण कर सकते हैं, उसका दुख हम लोग कम कर सकते हैं, बट लीडरशिप नहीं कर सकते। समाज का परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते जब तक मूवमेंट नहीं है। तब लोग हम लोग एक सोशल रिकंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, समाज की पुनर्रचना जिसको हम कहते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी जब भयंकर परिस्थिति है, तो जो मिडिल क्लास है हमारा, वो आज एक सिंबॉलिक आंदोलन खड़ा करता हुआ दिखता है कि जयंती हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। आज आज़ादी के 60-70 साल बाद बाबा साहेब का स्टैचू जो है वो यूएस में है, यूके में है, कहीं जापान में है, कहीं रशिया में है। तो देश के हर कोने में स्टैचू तो हम लोग खड़े कर रहे हैं, एक सिंबॉलिक मूवमेंट तो है, बट
क्या हम लोग इस मूवमेंट को बस सिंबॉलिक ही रखना चाहेंगे? क्या हम ये जो आंकड़े हैं, ये जो परिस्थिति है, उसकी तरफ हम लोग क्या पॉलिटिकल एक न्यूट्रल स्टैंड हम लोग लेके देखना चाहेंगे? तो ये सवाल इस सभा को मैं सभा के सामने में रखना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों को सबसे बड़ा धोखा आज मूवमेंट के एनजीओकरण से है, कि मूवमेंट का एनजीओकरण जो हो रहा है, कि बहुत सारे बच्चे आज हमारे पढ़ लिख तो लेते हैं, एजुकेट तो हो रहे हैं, बट क्या वो सही मायने में एजिटेट और ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं? क्या वो संघ के भाव से जुड़ पा रहे हैं और एक कलेक्टिव फोर्स की तरह क्या वो काम कर पा रहे हैं? क्योंकि जितना मैं घूमा हूँ, जितना मैं देखा हूँ, आज मूवमेंट बिल्डिंग काफी एक इंडिविजुअल सक्सेस की तरह हो गया है, कि हमारा एक स्टूडेंट बाहर जाता है, दो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, और उसके बाद पे बैक टू सोसाइटी का जो भाव है वो हम लोगों में नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एसआरसी का गठन किया, सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर का गठन किया। ये एक पीपल्स मूवमेंट है, और इस मूवमेंट को हम लोगों ने नवंबर 2014 में चलाया था। नागपुर के बेजनबाग में हम हमारा पहला सेंटर खड़ा हुआ, और कुछ ही महीनों में हम लोग महाराष्ट्र के 12 जिलों में हम लोग हमारा सेंटर खोले। पुणे हो, मुंबई हो, नासिक हो, अमरावती हो, गढ़चिरौली के आगे दूर दराज भामरागढ़ का जो इलाका है, भामरागढ़ में आज बाढ़ आई हुई है, वहाँ पे हमारा एसआरसी सेंटर एक्टिव है। हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो है वो बस एजुकेटर्स का काम नहीं करते, वो मोबिलाइजर्स का काम करते हैं। वहाँ की बाढ़ का लेखा जोखा देख के जितना भी हमारे पर्सनल कैपेसिटी में हम रिलीफ दे पा रहे हैं उतना दे पा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम लोग वापस से लोगों को शिक्षा के प्रवाह में वापस ला सके। हमारा सेंटर बिहार में है, पटना में है, पटना में भी हमारा सेंटर खुला है। तो ऐसे दूर दराज के इलाकों तक जहाँ से बच्चा अपने घर से एसआरसी तक नहीं आ सकता है, हम लोग एसआरसी को उसके घर तक, उसके दरवाजे तक लेके जा रहे हैं। हम काम करते हैं एक वॉलंटरी फोर्स से और पीपल्स डोनेशन से। हम लोग कोई गवर्नमेंट, एनजीओ और कॉरपोरेट का जो सीएसआर फंडिंग है उससे विरहित है, उससे हम फंडिंग नहीं लेते। हमको हमारा इंडिपेंडेंट अप्रोच, एक मूवमेंट का अप्रोच रख के काम करने में आसानी हो, इसलिए ये एक सामाजिक आंदोलन है जिसे हम शिक्षा समता आंदोलन कहते हैं। लोग हमें 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जो कुछ भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में डोनेट कर पाते हैं उतना डोनेट करते हैं, और इसी से हमारा मुहिम चलता है। हम लोगों के पास एक फुल टाइम वॉलंटियर्स है, जो वॉलंटियर्स पढ़ लिख कर वापस पे बैक की भावना से एसआरसी के साथ जुड़े हैं। वो ना ही एजुकेटर्स है, बट वो मोबिलाइजर्स है। वो मैन मोबिलाइज करते हैं, रिसोर्सेस मोबिलाइज करते हैं, और समाज का जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्स है उसको भी मोबिलाइज हम लोग करते हैं। तो इसी तरह से एसआरसी का काम एक मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से चल रहा है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन कोई एक स्तंभ नहीं है जो एक जगह गाड़ के हम लोग हमारे ही बीच में एक रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हैं। बट सामाजिक आंदोलन या फिर धम्म का वो चक्का है, वो जो हर गांव में, हर झोपड़ी में, हर झुग्गी में पहुंचना चाहिए। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं। आज अ, हम लोग एक दो सफल अधिकारी तो बना पाए, एक दो सफल हम लोग एजुकेटर तो बना पाए, विदेशी यूनिवर्सिटी में हम लोग तो भेज पाए। हम लोगों ने ब्यूरोक्रेट्स, जजेस खड़ा किए, जजेस जो काफी आज जाके हमारे विरुद्ध वर्डिक्ट दे रहे हैं। उनके अ, उनके कैंप में जाके वो लोग बैठ रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों ने लीडरशिप क्रिएट की है। तो इस अ, ऐसी लीडरशिप, ऐसे सक्सेस स्टोरीज हम लोग क्रिएट करते रहेंगे। बट क्या ये इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज और क्या ये इंडिविजुअल जो अपॉर्चुनिटीज है, जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, क्या ये पूरे समाज का, सकल समाज का एक मुक्ति का आंदोलन बन सकते हैं क्या? ये हमको समाज को पूछना पड़ेगा। हम मिडिल क्लास समाज को इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने, बात ये नहीं है आज कि हम कितना बाबा साहब को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि
संविधान तो हमने लिखा, बट आज नौकरियां हमारी नहीं है, शिक्षा हमारी नहीं है, जमीनें हमारी नहीं है, हमारी सत्ता हमारी नहीं है, तो किस संविधान का हम जागर करते हैं, उसका गुणगान गाते हैं। एक पैराडॉक्स में हम उलझे हुए हैं, जहां पर बाबा साहब कहते हैं कि आई एम इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई हैव नो मदरलैंड। तो इस परिस्थिति में बाबा साहब को रिस्पेक्ट करना, जयंती मनाना, जयंती वाचून की नाचून, की अजून काही दलित की बुद्धिस्ट याच्या पलीकडे जाऊन त्यांचं अधुरं जे स्वप्न आहे, अधुरं जे मिशन आहे ऑफ एन इक्वल एंड अ कास्टलेस एंड जस्ट सोसाइटी ऑफ अ बुद्धिस्ट नेशन, तो ये हम कैसे और कब पूरा करेंगे, और बाकी के जो हमारे लोग जो शिक्षा के प्रवाह से वंचित है, उनको हम शिक्षा के प्रवाह में कैसे वापस लाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक यूनिफाइड फोर्स की तरह काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा लीडरशिप तो है, बट लीडरशिप आधा इधर और आधा उधर है। तो जब तक हम एक संघ की भावना से जब तक नहीं जुड़ते, और संघ की भावना से जब तक हम लोग काम खड़ा नहीं करते और एक सामाजिक आंदोलन की तरह काम खड़ा नहीं करते, तब तक हम बाबा साहब का जो अधूरा सपना है उसे पूरा करने का हम लोग आई डोंट सी द ड्रीम कमिंग ट्रू इन अ वेरी डिस्टेंट टाइम। मैं आप लोगों ने मुझे संयम से सुना, मेरे बातों को सुना। मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ बातें अपने साथ रखते हो, उसके ऊपर चिंतन करते हो, और आने वाले वक्त में आइस्का हो, एसआरसी हो, हमारा डिजिटल मैगजीन हो द अम्बेडकर एंड क्रॉनिकल, उसके साथ आप जुड़ते हो, ये आशा रखता हूँ। सभी को मेरा जय भीम।